भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 45 करोड़ के भ्रष्टाचार के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं और मेरी हमारी माता बहनें, आज हम सब यहाँ केजरीवाल के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं। ये विशाल प्रदर्शन जो है वो 45 करोड़ के घोटाले के विरोध में है। ये 45 करोड़ भी नहीं, ये एस्टिमेटेड 45 करोड़ है। यदि इसका बिल निकलवाया जाए तो 150 करोड़ से ऊपर पहुंचेगा। उसी पीडब्ल्यूडी के विभाग में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करता है, जो उसी बिल्डिंग में काम भी किया है। उन्हीं का कहना है कि हमने जब तक वहां काम किया 71 करोड़ से ऊपर जा चुका था। तो ये जो घोटाला है ये कम से कम 150 करोड़ के ऊपर घोटाला जाएगा जब जांच कमेटी बैठेगी। तो अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, आप लोग नारा भी लगाएं, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। हमारा वाला भी कम नहीं है, हमारा वाला समझ रही है ना आप लोग। केजरीवाल तो भ्रष्ट है ही, हमारा वाला जो विधायक है, हमारी बड़ी बहन अनीता सिंघल जी ने बहुत कुछ कहा है अभी उसके बारे में, लेकिन बहुत कुछ छूट भी गया है। हमारा वाला जो है वो 80 टैंकर देवली विधानसभा में चलता है, लेकिन एक टैंकर घोटाला ही नहीं, बहुत सारे घोटालों में भी लिप्त है। आप तिगरी रोड को कितनी बार टूटा हुआ देख चुके हैं और कितनी बार बना हुआ देख चुके हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये भी कम घोटालेबाज नहीं है। सीवर के घोटाले में भी जाने वाले हैं जनाब, रोड घोटाले में भी जाने वाले हैं। तो ये 45 करोड़ का घोटाला जो है सिर्फ केजरीवाल अपने घरों में नहीं किया, इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में उनका घोटाला उजागर होने वाला है। जांच कमेटी बैठ चुकी है, 57,000 करोड़ का सिर्फ जल बोर्ड का भी घोटाला है। जांच कमेटी बैठने के बाद और ज्यादा ये बढ़ सकता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट घोटाला है, पीडब्ल्यूडी घोटाला है, उसके बाद बिजली घोटाला भी 37,000 करोड़ का है, जिस पर एलजी ने एफआईआर करने का भी आदेश दे दिया है। सारी जांच कमेटी सभी विभागों का जांच शुरू कर चुकी है। हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौरी जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। रामवीर भदौरी, रामवीर भदौरी, रामवीर सिंह भदौरी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भदौरी, रामवीर सिंह भदौरी। सभी लोग खड़े होकर के तालियां बजाते रहिए जब तक हमारे नेता प्रतिपक्ष स्थान ना ग्रहण कर लें। सभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग तालियां बजाते रहिए जब तक हमारे नेता प्रतिपक्ष पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। रामवीर सिंह भदौरी, रामवीर सिंह भदौरी, नेता प्रतिपक्ष कैसा हो, नेता प्रतिपक्ष कैसा हो, दिल्ली का सीएम कैसा हो, दिल्ली का सीएम कैसा हो। हमारे विधानसभा में केजरीवाल को आईना दिखाने वाले और दिल्ली की जनता की आवाज उठाने वाले रामवीर सिंह भदौरी जी हमारे पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 से 4 घंटे से बैठे हुए हैं, वो अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं।
सभी लोगों से आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण भी कर लें और जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां जोर से बजनी चाहिए। रामवीर सिंह बिदूरी, रामवीर सिंह बिदूरी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं स्वागत की कड़ी में मैं और अपनी बड़ी बहन अनीता सिंघल जी से आग्रह करता हूं कि सॉल से रामवीर सिंह बिदूरी जी का स्वागत करें। हमारे दोनों पार्षद एवं पूर्व पार्षद, हमारे महामंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, हमारे पूर्व मंडल प्रधान, समस्त लोग मिलकर हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई रामवीर बिदूरी जी का स्वागत करते हुए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो रोड साइड में खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण कर लें। हमारी माताएं बहनें भी स्थान ग्रहण कर लें। मात्र 5 से 10 मिनट का समय लेंगे, स्थान ग्रहण कर लें। तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को कि हमारा वाला भी जो है विधायक कम नहीं है। देवली विधानसभा में 80 टैंकर हैं, जिसमें से 50% भी टैंकर क्षेत्र में पानी के लिए नहीं आता है। वो कहीं भी इस क्षेत्र से बाहर जाता है और बिल बना करके विधायक के और ऑफिसरों के पॉकेट में चला जाता है। जो भी टैंकर यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आ जाता है वो भी इनके गुर्गे 2-2 हजार रुपए में उसको बेचने का काम करते हैं। क्या हमारी सभी लोग माताएं बहनें बैठ जाइए कुर्सियों पर, कुर्सी खाली है, कृपया बैठ जाइए, शोभा बढ़ेगी, कृपया बैठ जाइए। क्या आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कितने में पानी बिकता है? आप लोग हाथ उठा करके बोलिए कि केजरीवाल के विधायक प्रकाश जारवाल देवली विधानसभा में पानी बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? तो क्या ऐसे विधायक को बनाना पसंद करेंगी? अगली बार इनको खदेड़ करके राजस्थान भेजना है। तो आप लोगों से आग्रह है कृपया शांति बनाए रखें। जिनको हम सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अतिथि हमारे आ चुके हैं। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए सुनील जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर। ये बीच में जो सीटें जो गीली हैं, या तो हम इन पर बैठ जाएं, अगर नहीं बैठ सकते तो मेरे कुछ साथी इनको बीच में से हटा के एक साइड कर दें। या तो इन पर बैठ जाएं, अपना रुमाल वगैरह डाल के या तो बैठ जाएं या इनको साइड में कर दें। कुणाल सिंघल, हिमांशु कारू, ये सब अपनी कुर्सियों को भरवा के जल्दी कुर्सियों पर बैठो आप। अरे तुम क्या गड़ जाओगे? बैठो। तुम्हें पानी नहीं चाहिए सोनिया बिहार का? तुम्हें सीवर नहीं चाहिए? हैं? हमारे बीच में हमारे दिल्ली के प्रतिपक्ष नेता जो हमारी सारी बातों को, जो हम गरीब लोग हैं, देश प्रयास और दिल्ली की गरीब जनता की बात को दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखते हैं, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक बार अपनी सीटों पर खड़े हो जाए भाई साहब, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। वो हमारे बीच में जब आए, जब कुछ ना कुछ शुभ लेकर हमारे बीच में आए, और आज हमारे बीच में हमारे दिल्ली के प्रतिपक्ष के नेता भाई रामवीर बिदूरी जी हमारे बीच में आए हैं। और कई वर्षों से वो दिल्ली में संघर्ष करते आए,
गांव देहात जनता की आवाज को दिल्ली के पटल पर आप हमारी बात को रखते हैं और आप हमारे मसीहा हैं, हम सारी बातों को आप रखते हैं। दिल्ली के ओजस्वी तेजस्वी दिल्ली के शेर, जिनकी बात पूरी विधानसभा में गूंजती है, जिनकी बात को पूरा देश ध्यान से सुनता है। अब मैं मानने ऐसे अपने दिल्ली के विपक्ष के नेता भाई रामबिन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। भाई रामबिन जी। सभा में उपस्थित सम्मान के योग श्री अनिल गोयल जी, श्री बलबीर जी, श्री सुनील जी, श्री गगन जी, लोकप्रिय निगम पार्षद श्री चंदन चौधरी जी, हमारी आदरणीय बहन अनीता जी जो बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद हैं, आदरणीय बहन माया बेस जी, सतपाल जी, प्रीतम जी, प्रभास जी तो हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिला के सम्मानित अध्यक्ष हैं। सभी मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रमोद बघेल जी, सभी सम्मानित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज देवली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया है। मैं सभी आयोजकों को इस शानदार जनसभा के लिए बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। मुझे राजनीति में लगभग 53 साल हो गए। 1969 में मैंने राजनीति में प्रवेश किया। दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी प्रेम प्रकाश जी से लेकर और जो आज के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, इन सभी की कार्यशैली देखने का मुझे अवसर मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जब ये फैसला किया कि वो एक नई पार्टी का गठन करेंगे और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने दिल्ली के लोगों से ये वायदा भी किया, बाकायदा एक एफिडेविट के ऊपर दस्तखत किए कि यदि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी तो वो अपने लिए 2 कमरों का मकान सरकार से लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम छोटी गाड़ी में चलेंगे, ये भी कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अब यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के सामने शपथ ले रहे हैं और उसके बाद उनकी करनी और कथनी में अंतर आ गया है, तो फिर विपक्ष की जिम्मेवारी हो जाती है
कि हम दिल्ली के लोगों को उसके बारे में जानकारी दें। दिल्ली के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनको रहने के लिए एक कोठी दी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी को भी एक बड़ी कोठी दी गई। हमने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया कि आपने बड़ी कोठी क्यों ले ली, लेकिन संकट कब उत्पन्न हुआ? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी घर के ऊपर, साज सज्जा के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर कानून कायदे और नियमों का उल्लंघन करके 45 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली के अंदर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, क्या फिर हमें अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कहते थे कि मैं छोटे घर में रहूंगा, लेकिन आपको जो कोठी दी गई उसके अगल बगल में भी 3 कोठियां थी, उनको भी खाली करवा लिया और मुख्यमंत्री निवास के साथ उन कोठियों को भी जोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री नियमों के मुताबिक, मैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरे घर के ऊपर, क्योंकि मेरा भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, 20 लाख रुपए से ज्यादा साज सज्जा के ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के सरकारी घर पर 30 लाख रुपए से ज्यादा साज सज्जा के ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता है। और देश में और दिल्ली में लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हो, बेचारे लोग दवाइयों के लिए भटक रहे हो, यदि कोई कोरोना से पीड़ित हो गया है, उसके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवा पा रही है दिल्ली की सरकार। यदि कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिला नहीं मिल रहा है। और ऐसे समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री एक कोठी नहीं, 4-4 कोठियों में 45 करोड़ रुपया अपनी महल के साज सज्जा के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर खर्च करे। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पेयर्स का पैसा है, तो क्या हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और आपने उनका राजमहल देखा है? ऐसा राजमहल हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसा राजमहल आपको किसी का नहीं दिखाई देगा। हमने विधानसभा के अंदर कहा कि अरविंद केजरीवाल 1952 से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी मकान की साज सज्जा पर कभी भी 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। और आप 45 करोड़ रुपया अपने इस महल के ऊपर खर्च कर रहे हैं। शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया तो उन्होंने तुर्की से मार्बल मंगाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने महल के लिए वियतनाम से मार्बल मंगाया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, धरना किया और दिल्ली विधानसभा के अंदर हमने इस बात को बहुत मजबूती के साथ उठाया। आखिर अरविंद केजरीवाल से हमारे मतभेद क्या है? यदि आप ये कहते थे मैं छोटी गाड़ी में चलूंगा, आज अरविंद केजरीवाल जिस लग्जरी गाड़ी में चलते हैं उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 28 गाड़ी उनके काफिले में चलती है। तो अरविंद केजरीवाल, आप तो ये कहते थे मैं छोटी गाड़ी में चलूंगा,
आज आपकी लग्जरी गाड़ी के साथ 28 गाड़ियों का काफिला चलता है। आपने तो ये भी कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज 106 सुरक्षा कर्मी आपकी सिक्योरिटी में तैनात किए गए हैं, उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है। तो अरविंद केजरीवाल की करनी और कथनी में क्या अंतर है, उसकी जानकारी दिल्ली के लोगों को होनी चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहते हैं कि जब आप 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, यदि वो आपके क्षेत्र में आए होंगे तो उन्होंने ये कहा था कि जहां जहां शराब के ठेके खुले हुए हैं, यदि मोहल्ला समिति और महिलाएं ये कहेंगी कि इस शराब के ठेके को बंद किया जाए तो हमारी सरकार उस शराब के ठेके को बंद कर देगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लेकर आए, और आपको मालूम है नई शराब नीति क्या थी? नई शराब नीति थी कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ियों में, गांवों में जहां शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे सभी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोले जाएंगे। और जो नई शराब नीति है, इस नई शराब नीति से हमारी महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी, सरकार की आय बढ़ जाएगी, अच्छी क्वालिटी की शराब हम लोगों को देंगे, लोगों को शराब पीने के तरीके बताएंगे, उसके लिए 5 स्कूल खोले जाएंगे। अरे आप छात्र छात्राओं के लिए तो एक स्कूल नहीं खोल पाए, लेकिन आप दिल्ली में दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने के तरीके सिखाएंगे, उसके लिए 5 स्कूल खोलेंगे। तो क्या फिर हमें विरोध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 30,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। सीधे सीधे शराब के ठेकेदारों को 3,000 करोड़ रुपए का फायदा हर साल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचा दिया। हमने इसका जमकर विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया कि दिल्ली में साल में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी। शराब की बिक्री का समय रात को 10 बजे तक होता था, उन्होंने शराब की बिक्री का समय पुलिस से एनओसी नहीं ली, उनसे अनुमति नहीं ली और प्रातः 3 बजे तक कर दिया। क्या ये ठीक था? क्या बिल्कुल नहीं। रात को 10 बजे से समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दी। हमने इसका जमकर विरोध किया। अरविंद केजरीवाल ने जो नई पॉलिसी बनाई उसमें यह भी लिख दिया कि यदि कोई व्यक्ति ये शिकायत करता है कि शराब की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसकी जांच सरकार की लैब में नहीं होगी, शराब के ठेकेदार की लैब में उसकी जांच होगी और शराब का ठेकेदार बताएगा कि शराब की क्वालिटी ठीक है या खराब है। हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक बात कही, अरविंद केजरीवाल आप जो नई शराब नीति लाए हो, आप पूरी दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे हो, हमारे युवाओं को तुम बर्बाद करना चाहते हो। और मैंने हाउस के अंदर खड़े होकर कहा, आज भी मेरी वीडियो है कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं, यदि हम आप जो ये नई शराब नीति लाए हैं, इस नई शराब नीति के तहत हम रिहायशी क्षेत्रों में आपको शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, हम अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। और यदि हम विफल हो गए, हम आपको नहीं रोक पाए, तो हम दिल्ली विधानसभा की सदस्यता छोड़ देंगे, लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम दिल्ली की को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसके बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास्टर प्लान का वायलेशन कर या
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वॉयलेशन कर रिहायशी क्षेत्रों में जो शराब के ठेके खोले, जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। और मुझे खुशी है कि देवली में हमारी बहन बैठी है, अनीता जी बैठी है, सैकड़ों महिलाओं के साथ उन्होंने शराब के ठेके के बाहर धरना लगाया, दिन रात धरने के ऊपर बैठी रही। अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने हमला किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की महिलाओं ने सौगंध खाई, चाहे जो हो जाए, लाठी गोली तो छोटी चीज है, अगर अपने क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए हमारी ये बहन बैठी है, उन्होंने कहा कि हमारी जान भी जाएगी तो जान जा सकती है, लेकिन हम क्षेत्र को बर्बाद नहीं करने देंगे। पूरा दिल्ली के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लोगों को साथ लेकर लगभग 350 शराब के ठेकों को बंद करा दिया। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। और जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी शराब नीति है, वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है, उसी अरविंद केजरीवाल को शराब नीति को वापस लेना पड़ा। दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ का घोटाला हुआ और अरविंद केजरीवाल ने जो नई शराब नीति ली, शराब के ठेकेदारों से 6000 करोड़ रुपया लिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आज जेल में बंद है, उनको जमानत मिल नहीं रही है और कोर्ट ने कहा है कि जो नई शराब नीति बनाई गई, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसका मुख्य सूत्रधार दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया तो है ही है। कहीं ना कहीं इस नई शराब नीति को लागू करवाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हाथ है। आज नहीं कल तो अरविंद केजरीवाल की जगह भी वही होगी जहां दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की है। आप मुझे बताइए, अगर भाजपा के लोगों ने जो रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोले जा रहे थे, यदि उसके विरुद्ध दिल्ली में आंदोलन किया तो ठीक किया या नहीं किया? तो अरविंद केजरीवाल की जो नई शराब नीति थी उसको वापस लेना पड़ा। इनके दूसरे मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, लगभग 3000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सीबीआई ने, ईडी ने केस रजिस्टर किया, जांच पड़ताल हुई और कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि सत्येंद्र जैन ने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज है, उनके अगल बगल में जितनी भी खेती बाड़ी की जमीन थी, वो जमीन खरीद ली और उस जमीन के ऊपर सड़क, पीने का पानी, सारी व्यवस्था करा दी, जिससे कि जमीन की कीमत बढ़ जाए। तो कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ी भारी हैरानी व्यक्त की है। अब इनके मंत्री सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के बारे में क्या कहता है कि सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को यह मालूम होना चाहिए कि आप सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, जब शहीद आजम भगत सिंह को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया गया और जब उनके खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाया तो सभी को मालूम था कि शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के फंदे पर अंग्रेज लटकाएंगे। उनके पिता ने बगैर शहीद आजम भगत सिंह को विश्वास में लिए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी अपने पुत्र भगत सिंह के पक्ष में। और जब शहीद आजम भगत सिंह को मालूम हुआ कि मेरे पिता ने
कोर्ट में मेरे पक्ष में मुझे थोड़ी सी कोई अंग्रेज हुकूमत राहत दे दे, कोई अर्जी दाखिल की है। मालूम है क्या कहा शहीद आजम भगत सिंह ने कि ये मेरे पिता हैं, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। यदि ये काम किसी और ने किया होता तो मैं उसको देशद्रोही मानता, उसको देशद्रोही की संज्ञा देता। ये शहीद आजम भगत सिंह ने ये कहा। वो शहीद आजम भगत सिंह जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो जब उनकी माँ उनको मिलने गई तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ, जब मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए उसके बाद आप जेल में मत आना, मेरा शव लेकर आप मत जाना, मेरे छोटे भाई को मेरा शव लेने के लिए भेजना। यदि आप मेरी डेड बॉडी को मुझे यदि आप देखेंगे कि मेरा बेटा की मृत्यु हो गई है तो आप आंसू नहीं रोक पाएंगी, और यदि आप मेरे शव को देखकर अगर रो पड़ी तो हिंदुस्तान में लोग ये कहेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह की मां रो रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मां जो है, यदि मैंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, मेरी मां मेरी मौत पर आंसू बहाए। ये शहीद आजम भगत सिंह थे। ये शहीद आजम भगत सिंह से उनकी तुलना कर रहे हैं। और यदि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए तो 25-25 करोड़ रुपया सरकारी वकील मतलब बड़े से बड़े वकील खड़े किए गए। मनु सिंघवी को खड़ा किया गया है। 25 करोड़ रुपया कि सत्येंद्र जैन कैसे जेल से बाहर आए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, और ये तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आज उनको 1 साल से जमानत नहीं मिल रही है। आखिर हमारी अरविंद केजरीवाल से झगड़ा क्या है? हम दिल्ली विधानसभा के अंदर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, एक तरफ आप अपने महल के ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, लेकिन दिल्ली में 2018 से लेकर आज तक जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो पुरुष या महिला किसी भी जाति और धर्म की हो, आपने दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। बंद कर रखी है, नहीं कर रखी है? हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ओल्ड एज पेंशन जो आपने बंद की हुई है, लाखों लोगों ने आवेदन किया है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको ओल्ड एज पेंशन दो। अरविंद केजरीवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले 3 साल से विधानसभा के अंदर चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 6 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया, इनको राशन कार्ड बनाकर दो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 सालों में एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया। जो दिल्ली में राशन कार्ड धारी है, दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारी है, इनको मोदी जी की सरकार हर महीने 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का इसमें 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। अगर वो दिल्ली के लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के आवेदन किया है, या जिनको राशन कार्ड बना के दे दे, तो उनको हर महीने हर परिवार में हर सदस्य को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मिल जाएगा। लेकिन उनको इस बात की चिंता रहती है कि यदि राशन कार्ड में बनाऊंगा, मोदी जी उनको मुफ्त राशन देंगे तो दिल्ली के लोग मोदी जी को याद करेंगे। अरे कौन किसको याद करेगा? यदि गरीब आदमी आज संकट में है, उसका एक राशन कार्ड का टुकड़ा बनाकर नहीं दे सकते हो। मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी राशन कार्डधारी होंगे उनको अब हर महीने हर व्यक्ति को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल उनकी सरकार आज मुफ्त दे रही है या नहीं दे रही है? आप बताइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर अरविंद केजरीवाल से हमारा क्या झगड़ा है? पूरे देश में आप चले जाइए, पूरे देश में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई बीमार हो जाए, किसी तरह की बीमारी हो, कैंसर हो, लीवर में कोई खराबी पैदा हो जाए, पेट खराब हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक
मोदी जी की सरकार मुफ्त इलाज करवा के देती है। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को इसलिए लागू नहीं होने दिया। अगर ये योजना लागू हो जाएगी, गरीब आदमी आज बेचारा दिल्ली में नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचारे उसके परिवार में कोई मेंबर बीमार हो जाए तो अपनी घरवाली के जेवर गिरवी रखकर बेचारा इलाज करवाता है, और इलाज करते करते वो सब कुछ अपना सारी जीवन भर की कमाई को लुटा देता है। तो हमने अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू होने दो। यदि लागू होगी तो कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मोदी जी की सरकार उसको मुफ्त कराकर देगी। इसमें आपको क्या तकलीफ है? तो पता क्या कहते हैं केजरीवाल, अगर इस योजना को मैंने दिल्ली में अनुमति दे दी और जो व्यक्ति बीमार होगा और जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाएगा और यदि वो ठीक हो जाएगा तो वो सुबह शाम मोदी जी की जय जय करेगा। अरे भैया, कौन किसकी जय जय करेगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गरीब आदमी के पास आज उसके पास उसकी जो आर्थिक स्थिति है इतनी कमजोर है कि वो नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के ऊपर लाखों रुपया खर्च नहीं कर सकता है। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विधानसभा में प्रार्थना करी कि आप छोड़ दीजिए, राजनीति से ऊपर उठकर आप आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने दीजिए, जिससे कि गरीब उसका मुफ्त इलाज हो सके। लेकिन उस योजना को लागू नहीं होने दिया। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आप संबंध रखते हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, रखते हो? मोदी जी की सरकार इन सभी प्रांतों में, पूरे देश में, हर राज्य में यदि किसी गरीब आदमी के पास पक्का मकान नहीं है तो 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर गरीबों को पक्का मकान बनाने का अवसर दे रही है। पूरे देश में करोड़ों मकान बन गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि ये गरीबों का हितैषी है या ये गरीबों का दुश्मन है? आप बताइए फैसला करके। शराब के ठेके ये खोलेगा, आयुष्मान भारत योजना को ये लागू नहीं होने देगा, प्रधानमंत्री आवास योजना को ये लागू नहीं होने देगा, राशन कार्ड ये नहीं बनने देगा, ओल्ड एज पेंशन ये बंद कर देगा। और दिल्ली के अंदर आज लोगों को क्लीन वाटर, स्वच्छ जल जिसको कहते हैं, वह मिल नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं हजारों बार कहा नहीं कहा कि मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर दूंगा। आपको कितनी देर क्लीन वाटर मिल रहा बताओ जरा, बताइए जरा। और जिनको घंटा, आधा घंटा मिल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड जो उनके अधीन है, उनके अधिकारियों ने घरों से पानी के सैंपल उठाए। आपको मालूम है 34% सैंपल फेल हो गए। हम दिल्ली की 1/3 आबादी को दूषित पानी उपलब्ध करा रहे हैं और उस पानी को पीकर लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना बेशर्म है, उसको शर्म नहीं है कि यदि तुमने लोगों से वायदा किया कि हम 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, हम पूछना चाहते हैं क्या आपको क्लीन वाटर मिल रहा है? क्या लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा? इस व्यक्ति ने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर 20 कॉलेज खोलूंगा। 8 साल में एक कॉलेज नहीं खोल पाया। यदि उनका विधायक ये कह दे कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक भी कॉलेज खोला है, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं लीडर ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खोलेंगे। आज एक स्कूल नहीं खुला। इन्होंने कहा कि हम 22,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे, एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलराइज नहीं किया।
आज दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। आज दिल्ली के 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। यदि हमारे बच्चों को साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई अगर सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? क्या इसका जवाब है आपके एरिया के विधायक के पास? पूछना उनसे कि आज 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा मेरी सरकार आएगी, दिल्ली में 15,000 डीटीसी के लिए बसों की आवश्यकता है। मैं ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए 15,000 बसें खरीदूंगा। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो डीटीसी के पास 7,000 बसें थी। आज उनकी संख्या घटकर 3500 रह गई। और जो बसें सड़क पर चल भी रही है, आपने देखा होगा हर रोज कहीं ना कहीं डीटीसी की बस में आग लग जाती है, क्योंकि वो बसों की जो वो 7.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है, ओवरेज हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के लोगों के लिए एक भी डीटीसी के लिए बस नहीं खरीद पाया। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया। थोड़ी सी बारिश आती है, दिल्ली डूब जाती है। आपने दिल्ली की सड़कों की हालत देखी होगी। दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। आप लोग यदि अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़िए कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल ये कहता है कि मेरा वर्ल्ड क्लास, मेरा हेल्थ मॉडल है, मेरे अस्पताल बहुत अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत ऊंचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। जो इसने थोड़े मोड़े जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, यदि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, और जो डॉक्टर और जो स्टाफ काम करते हैं उनको सैलरी मिलती नहीं, तो ये हालत आज अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 सालों में 7-8 बड़े घोटाले किए हैं। 2 मिनट में मैं उनको आपको जानकारी दे देता हूं। हवाला घोटाला जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में है। शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया, इनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जेल में है। हजारों करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों से लिया गया। बिजली कंपनियों से मिलकर 8,400 करोड़ रुपए का घोटाला बिजली कंपनियों के साथ मिलकर किया। 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में किया। सरकारी स्कूल्स में जो कच्चे रूम्स बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर मुश्किल से 8 लाख रुपए की लागत आती है। जो हमारा विजिलेंस कमीशन है उसने कहा है कि जो 33 लाख रुपया में कच्चे कमरे बनाए गए हैं, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी तरह से डीटीसी में 3500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं और दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल आज नहीं तो कल इनकी जगह भी, जैसे मैंने कहा है, वही होगी जहां इनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके फॉर्मर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जहां हैं, वहीं पर उसी तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा। मैं शपथ कर देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। देखो, इस दिल्ली को जो है इसको बहुत लोगों ने लूटा है। मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, और इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा, और इस दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल भी लूट रहा है। अरविंद केजरीवाल, आपने जिस बेदर्दी के साथ इस दिल्ली को लूटा है, आपने इस पूरी दिल्ली को आज बर्बाद कर रख दिया है।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों के आशीर्वाद से जो आज से आपके खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया है, जब तक हम आपकी सरकार का तख्ता पलट नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो जाएगी और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को जारी रखेगी। मैं आज इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में ये बताते हुए कि मोदी जी ने दिल्ली को क्या क्या दिया है। आप इंडिया गेट पर जाइए, आज उतने लोग ताजमहल देखने नहीं जाते जितना कर्तव्य पथ को देखने जाते हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा वहां लगती थी, मोदी जी ने वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। ये आप गए हैं कभी? ये हमारा जो अभी जो नई टनल बनाई है प्रगति मैदान के साथ, मोदी जी ने 1.5 किलोमीटर लंबी शानदार ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इतनी शानदार टनल बनाई है, सुरंग बनाई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है, जिसमें कल आप उसको देखने के लिए आएंगे। अभी 6 महीने में तैयार हो जाएगा। उसमें चिड़ियाघर भी है, सफारी भी है, उसमें योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, हजारों उसमें दरख्त लगाए जा रहे हैं, कई पार्क विकसित किए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आएंगे। हेलीपैड बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर उतर सके। मोदी जी की सरकार दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दे रही है, जिससे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाए। मोदी जी की सरकार ने वसंत कुंज से लेके ये जो गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे है, वहां तक 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनानी शुरू कर दी है। अभी हमें गुरुग्राम जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग जाता होगा, हम 8 मिनट में हम गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने हमको तोहफा दिया है। एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर वो हमारे द्वारका में बनाया गया है। आज दिल्ली से मेरठ, हरिद्वार, आज जो मोदी जी की सरकार ने हाईवे बनाए हैं, बताइए 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते हैं मेरठ। आज मोदी जी की सरकार ने जो हरिद्वार के लिए, देहरादून के लिए 1.5 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में देहरादून, आज दिल्ली का जयपुर रोड हो, द्वारका से चाहे वो मुंबई तक एक्सप्रेस हाईवे हो, अब द्वारका से हम हाईवे के ऊपर चढ़ेंगे तो 12 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए। उसके लिए मैं मोदी जी के प्रति धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप लोकसभा में तो भाजपा को लाएंगे, लेकिन 2025 में आप दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनवाइए, जिससे कि लोगों की, चाहे किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, गरीब का मुफ्त इलाज हो सके, वो व्यवस्था केजरीवाल ने बंद की हुई है। हम दिल्ली को दुनिया का सबसे सुंदर शहर विकसित कर सके, भाजपा को, मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर हमें अरविंद केजरीवाल से संघर्ष करने के लिए भी आप अपना भरपूर आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि इस लुटेरे को हम इसको उखाड़ फेंके। यही प्रार्थना करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।